हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक ज़बरदस्त क्लास लेकर आया हूं दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की। और दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आपका बोर्ड का पेपर यानी कि 6 अप्रैल को होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। तो इस प्रकार की आपके सामने 5 क्लासें होगी दोस्तों। ये जो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ये आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार मैं तैयार कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार से यानी कि आपके सामने 5 वीडियो आने वाले हैं बोर्ड पर। तो बिल्कुल दोस्तों आपको अच्छे से देखना है। और ये देखिएगा 18 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कितने? 18 नंबर। तो देखिएगा कैसे, यहां पर आपके सामने इसी तरीके से आएगा पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और ये सभी जो क्वेश्चन आपको इधर नजर आ रहे हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। यानी कहने का मतलब है जो एबीसीडी वाले क्वेश्चन है उनमें पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एबीसीडी नहीं लिख रखे हैं, लेकिन डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बताऊंगा, आप अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा प्रमुख एबीसीडी वाले क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और इधर मैंने लिख रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। यानी जो खाली स्थान है, खाली स्थान में आपको भरना होगा दोस्तों। ठीक है, ये मैं आपके सामने इस प्रकार से 5 क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें से पहली क्लास तो आज हो जाएगी, अब 4 क्लासें और आएगी। इसी प्रकार से मैं 100% कहता हूं दोस्तों, इसी प्रकार से इनमें से प्रश्न बनने वाले हैं आपके जो 1-1 नंबर वाले छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे कि भैया आप तो बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर आइएगा, ये तो हमारे स्कूल में टिपा देते हैं। ठीक है, बता देते हैं कहने का मतलब। तो दोस्तों ये आपकी गलत सोच है, इनको याद करिएगा दोस्तों, स्कूल में कोई कुछ नहीं बताने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप मेहनत करेंगे, बिल्कुल मेहनत से नंबर लाइएगा दोस्तों, बताने से नहीं, आप अच्छे से इनको याद करना। ठीक है, ये आपका काम है। अब आप कहेंगे निबंधात्मक क्वेश्चन लाइए। बिल्कुल दोस्तों, निबंधात्मक क्वेश्चन मैं आपके सामने बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूं। ठीक है, निबंधात्मक क्वेश्चन बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूं। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर फटाक से प्रमुख क्वेश्चन को। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, सबसे पहले देखिएगा आपको एबीसीडी के अंदर पूछे जाएंगे निबंधात्मक क्वेश्चन। इसी प्रकार से मैं लेके आऊंगा आपके सामने, निबंधात्मक क्वेश्चन की भी 5 क्लासें होगी। ठीक है, लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी लेके आएंगे साथ में। तो यहाँ पर देखिएगा आपको इस तरीके से जो क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि क्यूबा मिसाइल, पहले क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। और दूसरा आपके सामने है बर्लिन की दीवार जो है वो कब गिराई गई थी, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, सीमांत गांधी के नाम से कौन मशहूर हैं, हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक जो है उत्पादन बढ़ा, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, और अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है, और यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। और आपके सामने अगला है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कब हुआ, दक्षिणपंथी विचारधारा किस पर जोर देती है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य किसे स्वीकार किया गया, 7 दलों का गठबंधन किससे संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, नामदेव डसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर हैं, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, और भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इस तरीके से ये आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन दे रखे हैं। बिल्कुल देखो, अब कई दोस्तों के पेपर किसी के खराब गया, किसी के अच्छा गया, अब उनकी ओर बिल्कुल ध्यान ना दे। ठीक है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। ठीक है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। ये सफलता उन्हें हासिल होती हैं जो वक्त और हालात पर सोचा नहीं करते। ठीक है, तो बिल्कुल आपको सोचना नहीं दोस्तों, जो हो गया उसकी ओर बिल्कुल ध्यान ना दें। अब अगले पेपर की तैयारी करो, जबरदस्त तरीके से तैयारी करो दोस्तों। ठीक है, ये आपके पास जो समय है बहुत ही कीमती समय है दोस्तों। इस समय का यदि आपने सदुपयोग कर लिया तो बिल्कुल दोस्तों आपके यानी पॉलिटिकल साइंस के अंदर पूरे 100 में से 100 नंबर हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अब कई दोस्त कहेंगे दोस्तों कि आपने तो बताया उनमें से आए ही नहीं। दोस्तों मैं 100% कहूंगा इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, मैं 5 क्लास लेकर आऊंगा इसी प्रकार से। और हाँ, मेरे पुराने वीडियो जितने भी डाल रखे हैं, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन निबंधात्मक, पुराने वीडियो को देखा करें दोस्तों। आप देखते नहीं हो तो पुराने वीडियो भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, तो उनको भी देखिएगा जरूर। ठीक है,
तो हम स्टार्ट करते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? जो क्यूबा मिसाइल संकट है वो किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो आप सभी को पता होगा 1962 होगा इसका राइट आंसर। 1962 में हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा क्यूबा, ठीक है, अमेरिका के नीचे स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश था क्यूबा। ठीक है, जो सोवियत संघ है वो अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर देता है क्यूबा पर। ठीक है, तो 1962 के अंदर ध्यान रखना, अमेरिका को यह जानकारी 3 हफ्ते बाद पता चलती है। बिल्कुल समझा रखा है आपको। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो 1962 में उत्पन्न हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। आगे जो क्वेश्चन लिया गया है वो ये लिया गया है कि बताओ कि बर्लिन की दीवार जो है वो कब गिराई गई थी? जो बर्लिन की दीवार है वो कब गिराई गई थी? तो आप सभी को पता होगा 9 नवंबर 1989 को दोस्तों बर्लिन की जो दीवार है वो गिराई गई थी। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार जो है वो गिराई गई थी। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी क्या है? ठीक है, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो 150 किलोमीटर बर्लिन की दीवार की लंबाई है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ? तो बर्लिन की दीवार का निर्माण दोस्तों 1961 में हुआ था। 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था और बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 9 नवंबर 1989 को। आपको पूछा जा सकता है कि बर्लिन की जो दीवार है वो किसका प्रतीक थी? तो पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी दोस्तों बर्लिन की दीवार, यानी हम कह सकते हैं शीत युद्ध के अंत का प्रतीक थी बर्लिन की दीवार। ध्यान रखना दोस्तों, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी बर्लिन की दीवार। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। इसका निर्माण 1961 में हुआ था। ये गिराई जाती है 9 नवंबर 1989 को। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी दोस्तों? तो बात करते हैं चीन की। चीन ने दोस्तों खुले द्वार की नीति अपनाई थी। याद कर लेना दोस्तों, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो ध्यान रखना, चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे दोस्तों, ये देखिएगा, आप इनको बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पता होगा, आपने याद कर रखे तो बिल्कुल आपके राइट ही तो करना होगा। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। तो ध्यान रखना, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो चीन ने अपनाई थी। आगे क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों, ध्यान रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान। जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये जो है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख सकता क्योंकि थोड़ा छोटा है, कि पूरा भर रखा है बोर्ड पर। तो आगे देखते हैं, हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो ध्यान रखिएगा प्यारे मित्रों, हरित क्रांति के दौरान गेहूं का जो है वो सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। तो यहां पर आप कर देना गेहूं। देखो ऑप्शन में होगा दोस्तों बाजरा, चावल, मक्का, गेहूं, तो आपको गेहूं को राइट करना होगा। ठीक है, हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो गेहूं का उत्पादन हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो आप सभी को पता होगा दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों 1939 से 1945 तक चला था। जो दूसरा विश्व युद्ध है 1939 से 1945 तक दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध चला था। और जो दूसरा विश्व युद्ध है वो 2 ग्रुपों के अंदर बटा हुआ था, एक तरफ मित्र राष्ट्र संघ, दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र संघ। मित्र राष्ट्र संघ में दोस्तों प्रमुख जैसे 4 देश शामिल थे, जैसे अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन। और जो धुरी राष्ट्र संघ था उसमें जर्मनी, जापान, इटली शामिल थे। ठीक है, मित्र राष्ट्र संघ में क्या करता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध में दोस्तों अमेरिका क्या करता है? ठीक है, अमेरिका जो मित्र राष्ट्र संघ का सदस्य था, अमेरिका जापान के 2 शहर, यानी धुरी राष्ट्र संघ का प्रमुख सदस्य है जापान, तो जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा देता है अमेरिका। किस किस पर परमाणु बम गिराता है? एक तो हिरोशिमा और नागासाकी, यानी जापान के 2 शहर है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देता है। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराता है 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर परमाणु बम गिराता है 9 अगस्त 1945 को। और बम्बों के जो नाम थे
लिटिल बॉय और फैट मैन ये प्रमुख बम्बों के नाम थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बम्बों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। लिटिल बॉय और फैट मैन ये बम्बों के नाम थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं प्रमुख अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, 1939 से लगाकर 1945 तक दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध चला था। 1914 से 1918 तक जो है वो पहला विश्व युद्ध चला था। तो ये भी आपको पॉइंट जो है वो ध्यान रखने हैं। इसके बाद अगला पूछा है कि अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों अमेरिका रक्षा विभाग का जो मुख्यालय है वो है पेंटागन में। कहाँ है दोस्तों, पेंटागन। ये जो पेंटागन है ये अमेरिका रक्षा विभाग का क्या है, मुख्यालय है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसके बाद है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। यूरोपीय जो संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, यूरोपीय संघ की स्थापना। चलो एक क्वेश्चन तो आपको पूछ ही लेता हूं दोस्तों, देखते हैं तो पता तो चलता है कि भाई कौन कौन जो है वो पूरी क्लास देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताएंगे दोस्तों, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर मुझे आप सभी जो है इसका रिप्लाई मुझे कमेंट में करेंगे, सभी इसका रिप्लाई कमेंट में देना दोस्तों। देखिएगा यूरोपीय संघ की यदि मैं बात करता हूं तो यूरोपीय यानी यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो। क्या है दोस्तों, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो। अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है, अमेरिका की मुद्रा का नाम है डॉलर। भारत की मुद्रा का नाम है रुपया। ठीक है, तो यानी ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। रूसी मुद्रा का नाम है रूबल। रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई थी। रूसी मुद्रा का नाम क्या है, रूबल। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है दोस्तों रूसी क्रांति के नायक कौन है। तो रूसी क्रांति के नायक है लेनिन। कौन है दोस्तों, लेनिन जो है रूसी क्रांति के नायक हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यूएसएसआर का आपने नाम सुना होगा, समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक है, यूएसएसआर। ठीक है, तो ध्यान रखना सोवियत समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी सोवियत संघ में लगातार एक ही पार्टी का शासन था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। लगभग 72 वर्षों तक शासन था कम्युनिस्ट पार्टी का। आपको देखिएगा मैंने एक शब्द लिखा भाई यहाँ पर देखिएगा यूएसएसआर, यानी इसका पूरा नाम भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका पूरा नाम है समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको कमेंट के लिए पूछा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर मुझे वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में देंगे, लाइव चैट में नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कब हुआ था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कब हुआ था। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव जो है वो कब संपन्न करवाए गए थे। तो जून 1948 में। ध्यान रखना दोस्तों, मणिपुर भारत का पहला राज्य था दोस्तों। मणिपुर जो है वो भारत का पहला राज्य था जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाए गए थे। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जून 1948 करेंगे। वो भी कौन सा राज्य, मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य देखिएगा ध्यान रखना है, मणिपुर जो है भारत का पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव संपन्न करवाए गए। कब, जून 1948 के अंदर। इसके बाद में आपके सामने आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कि दक्षिणपंथी विचारधारा किस पर जोर देती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो होती है वामपंथी विचारधारा, एक होती है दक्षिणपंथी विचारधारा। जो वामपंथी विचारधारा है उसमें गरीब और पिछड़े लोगों की तरफदारी की जाती है। ठीक है, गरीब और पिछड़े लोगों की तरफदारी की जाती है वामपंथी विचारधारा में। और जो दक्षिणपंथी विचारधारा है इसमें खुली प्रतिस्पर्धा, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था की प्रगति पर यह जोर देती है दोस्तों। इस दक्षिणपंथी विचारधारा में क्या होता है दोस्तों, गरीबों का शोषण होता है। इस ये कहती है कि ये उद्योगों पर ज्यादा जोर देती है। जो दक्षिणपंथी विचारधारा है ये उद्योगों पर जोर देती है। ठीक है, और वामपंथी जो विचारधारा है ये कहती है कि सरकार को ऐसी नीतियां, ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को फायदा हो। ठीक है, तो यानी दोनों अपोजिट है, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा। तो यहां पर देखो पूछा है कि दक्षिणपंथी विचारधारा किस पर जोर देती है। तो यह बाजार मूलक अर्थव्यवस्था की प्रगति पर जोर देती है, उद्योग धंधों पर यह जोर देती है। नेक्स्ट है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता होगा दोस्तों 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना होती है। जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है ये अमेरिका का एक प्रमुख सैन्य संगठन है दोस्तों। आपको पता तो होगा कि जैसे अमेरिका के प्रमुख सैन्य संगठन है जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, और सोवियत संघ का सैन्य संगठन था वार्सा पैक्ट, जिसे वार्सा संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अमेरिका के सैन्य संगठन में हम सबसे पहले देखते हैं नाटो। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में। 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाटो का पूरा नाम बताओ।
तो नाटो का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? एन से हो जाएगा नॉर्थ, ए से हो जाएगा अटलांटिक, टी से हो जाएगा ट्रेटी, ओ से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है वो नाटो का पूरा नाम है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। और नाटो का जो उद्देश्य है दोस्तों, नाटो का प्रमुख उद्देश्य है, इसमें उद्देश्य है कि सभी सदस्य जो है वो मिलजुल कर रहेंगे। अगर किसी एक पर हमला हो जाए तो सभी सदस्य उसका मिलकर मुकाबला करेंगे। तो ये प्रमुख नाटो का उद्देश्य था। इसके अलावा दोस्तों प्रमुख अमेरिका के सैन्य संगठन में हम देखते हैं नाटो हो गया। सीटो की बात करते हैं तो सीटो जो है, सीटो का पूरा नाम है साउथ ईस्ट एशियाई ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन जो है वो सीटो का पूरा नाम है। और सीटो की स्थापना 1954 के अंदर होती है। इसके बाद है दोस्तों सेंटो। सेंटो का पूरा नाम है दोस्तों सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय संधि संगठन। और सेंटो की स्थापना होती है 1955 के अंदर। ध्यान रखना, सेंटो को बगदाद संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अमेरिका ने भी, जो सोवियत संघ ने भी वारसा संधि बनाई थी दोस्तों। वारसा संधि की स्थापना 1955 में होती है। वारसा संधि को वारसा पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और वारसा संधि का जो उद्देश्य है वो नाटो का मुकाबला करना था। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रमुख सैन्य संगठन से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको बड़े नंबर के अंदर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नाटो, सीटो, सेंटो, वारसा संधि पर टिप्पणी लिखो। तो इनमें 2-3 लाइनें जो है वो आपको याद कर लेनी है। ठीक है, बिल्कुल आप सभी के समझ में आ रहा होगा। मैं आपका टाइम गवा नहीं रहा हूं बिल्कुल दोस्तों, मैं फटाफट इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आप बिल्कुल आसानी से इनको याद करें और अच्छे से और आगे से आगे पढ़ते रहे। ठीक है, प्रमुख आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी राज्य है वो किसे स्वीकार किया गया था? सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी राज्य है वो किसे स्वीकार किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पूछा है। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी पूछा है। आपको पता तो होगा दोस्तों, सोवियत संघ का पतन हो जाता है 25 दिसंबर 1991 को। जब 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का पतन हो जाता है तो उसका उत्तराधिकारी राज्य बनता है दोस्तों रूस। ठीक है, उत्तराधिकारी राज्य रूस को स्वीकार किया जाता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे दोस्तों, सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी राज्य है वो किसको स्वीकार किया गया था? रूस को स्वीकार किया गया था। इसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि 7 दलों का गठबंधन जो है वो किससे संबंधित है? 7 दलों का गठबंधन दोस्तों, यह आपके देखो बोर्ड पेपर 2022 के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये वहां से भी लिए गए क्वेश्चन है। 7 दलों का गठबंधन किससे संबंधित है? तो नेपाल से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? नेपाल से संबंधित है 7 दलों का गठबंधन, या फिर हम कह सकते हैं 7 पार्टी अलायंस। 7 पार्टी अलायंस जो है वो किससे संबंधित है? नेपाल से हैं। 7 दलों का गठबंधन नेपाल से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपको स्पष्ट नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट तो आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी देखो बिल्कुल सभी को आ रहा है। थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों जैसे ही ये अपलोड होगा तो फिर आपको स्पष्ट नजर आएगा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको पूछा है। तो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों 193 सदस्य हैं। ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग है दोस्तों। 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसमें सचिवालय, देखो सबसे पहले सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायशीलता परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों 6 अंग माने गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है दोस्तों वो कौन सा क्या है, मुझे कमेंट में इसका भी आंसर करेंगे। जैसे सुरक्षा परिषद के 6 अंग हो गए, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय। इस तरीके से प्रमुख 6 अंग है आपके सामने। 6 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, इसका आंसर भी मुझे कमेंट में करेंगे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि सुरक्षा परिषद के 6 अंगों में कौन सा महत्वपूर्ण अंग है, ये एमपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप बता देना। अगर नहीं आता तो मैं वीडियो समाप्त होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में करूंगा इसका रिप्लाई। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड, आपको यह पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। यह बात तो ठीक है, लेकिन इसका भारत सदस्य कब बनता है? तो जब स्थापना 24 अक्टूबर को हो रही है तो इसके 6 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर 1945 को दोस्तों ध्यान रखना भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य
बन जाता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ देखिएगा, उत्तराधिकारी जो है वो लीग ऑफ नेशन का स्वीकार किया गया। इसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है किसका उत्तराधिकारी है? लीग ऑफ नेशन का, ये ध्यान रखना है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी। जो 1984 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उस समय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, 415 सीटें जीती थी। ठीक है, 3 चुनाव हुए जिसमें सबसे पहला चुनाव 1952 में हुआ था, दूसरा चुनाव 1957 में हुआ था, तीसरा 1962 में हुआ था। तीनों चुनाव में दोस्तों कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था। ठीक है, आप सभी को पता होगा पहले चुनाव में 364 सीटें जीती हैं, दूसरे चुनाव में 371 सीटें जीती हैं और तीसरे चुनाव में 361 सीटें जीती हैं। यानी तीनों चुनाव में दोस्तों कांग्रेस को जो है वो भारी बहुमत मिला था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रमुख हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप 415 करेंगे दोस्तों। 1984 के लोकसभा चुनाव पूछा है तो लोकसभा चुनाव में दोस्तों कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? 415 सीटें जीती थी, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों नामदेव डसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा है? नामदेव डसाल ने अपनी कविता के अंदर सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा था दोस्तों। ध्यान रखना, नामदेव डसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला जो फकीर है वो किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसके बाद है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? कि भाई गरीबी को हटा दो, बिल्कुल गरीबी को हटा दो, जिन्होंने वामपंथी विचारधारा का समर्थन किया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी जी ने दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ध्यान रखिएगा। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो इंदिरा गांधी जी ने किया था। इंदिरा गांधी जी का नारा कौन सा क्या है? गरीबी हटाओ का नारा है। तभी दोस्तों इंदिरा गांधी के विपक्षी, यानी कि जो इंदिरा गांधी को नहीं चाहते थे, विपक्षी गठबंधन ने एक नारा दिया था दोस्तों कि इंदिरा हटाओ। प्रश्न पूछा जा सकता है इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ग्रेड अलायंस ने दोस्तों इंदिरा हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था और इंदिरा हटाओ का नारा ग्रेड अलायंस ने दिया था। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर कौन है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है दोस्तों? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से वर्गीज कुरियन, ध्यान रखना, वर्गीज कुरियन दोस्तों मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, वर्गीज कुरियन। इसके बाद है आपके सामने अगला क्वेश्चन कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। भारत का पहला चुनाव आयोग कब बना था दोस्तों? 1950 में। ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग कब बना? 1950 में। और भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? एक तो स्थापना होती है, एक पारित होता है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है 1953 के अंदर। राज्य पुनर्गठन आयोग पारित कब होता है? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पारित होता है। बिल्कुल दोस्तों, जिनको ये क्वेश्चन याद है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब यहाँ पर अगली क्लास आएगी, उसको भी आपको जरूर देखना है। ठीक है, मैं 5 क्लासें करने वाला हूं, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए कुल मिलाकर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हमारे सामने देखिएगा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से आया है। बोर्ड पेपर ब्लूप्रिंट के अनुसार मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है, आप अंत तक दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे और बिल्कुल जो अपने राजनीति विज्ञान में आपको 100 में से 100 नंबर लाना है। ठीक है, आप ठान लो। जब ठान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। पूरे 100 नंबर लाने हैं तो बिल्कुल ठान लो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है, जिसमें से ये खाली स्थान आपको भरने हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है, देखिएगा पहले प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट में फटाफट करिएगा। प्रश्न पूछा है कि वह पहला विश्व युद्ध जो है वो खालिस्तान से खालिस्तान के बीच हुआ था। और दूसरा पूछा है कि 1962 में सोवियत संघ के नेता खालिस्तान ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइलें जो है वो तैनात कर दी थी। किसने तैनात कर दी थी?
इसके बाद तीसरा पूछा है कि 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने खालिस्तान आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। तो पहला विश्व युद्ध दोस्तों खालिस्तान से खालिस्तान तक चला था। तो आप सभी को पता होगा 1914 से लगाकर 1918 तक चला था पहला विश्व युद्ध। तो खालिस्तान में यहाँ पर 1914 से 1918 तक भर दिया, तो ये आपके 1 नंबर पक्का हो गया। ये प्रमुख जो क्वेश्चन हमने देखे थे ये भी 1-1 नंबर वाले ही आपके सामने क्वेश्चन है। इसके बाद 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव, ध्यान रखना निकिता क्रुश्चेव, देखिएगा निकिता क्रुश्चेव ने दोस्तों परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी क्यूबा पर। ठीक है, तो यहां पर आप खालिस्तान में निकिता क्रुश्चेव भर देंगे। तीसरा है कि 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। कौन सा आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर, एक तो था दोस्तों हिरोशिमा, एक कौन सा था? हिरोशिमा था, और दूसरे की बात करें और दूसरा था नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे दोस्तों। ठीक है, हिरोशिमा पर गिराया जाता है परमाणु बम 6 अगस्त को और नागासाकी पर गिराया जाता है 9 अगस्त को। ठीक है, तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका जो है वो जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा देता है। बम्बों के नाम लिटिल बॉय और फैट मैन। इसके बाद है 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत व पाकिस्तान ने खालिस्तान संधि पर हस्ताक्षर किए। जो सिंधु जल संधि हुई थी, सिंधु जल संधि, तो सिंधु जल संधि पर क्या किए थे इन्होंने? हस्ताक्षर किए थे। सिंधु जल संधि या सिंधु जल समझौता भी हम कह सकते हैं, तो इस पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ था बताओ? 1974 में हुआ था या फिर 1975 में हुआ था? ठीक है, आप बता देना मुझे 1974 में हुआ था या 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ था? ठीक है, इसका आंसर मुझे बताएंगे। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन 1975 में हुआ था या 1974 में हुआ था? ठीक है, 2 में से ध्यान रखना क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत का संविधान खालिस्तान को अंगीकृत हुआ। जो भारत का संविधान है वो कब अंगीकृत हुआ था दोस्तों? कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को दोस्तों भारत का संविधान जो है वो अंगीकृत हुआ था। जैविक हथियार संधि खालिस्तान में हुई थी। कब हुई थी जैविक हथियार संधि? जैविक जो हथियार संधि है जिसे हम BWC भी कह सकते हैं, तो ये संधि दोस्तों सर्वप्रथम 1972 में, दोस्तों ध्यान रखना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। इसके बाद है बॉम्बे प्लान का संबंध जो है वो वर्ष खालिस्तान से है। तो दोस्तों किस वर्ष से है? 1944 के वर्ष से। ध्यान रखना बॉम्बे प्लान का जो संबंध है वो 1944 से है। किस वर्ष से है दोस्तों? 1944 से बॉम्बे प्लान का संबंध है। सार्क को खालिस्तान भी हम कह सकते हैं, तो आप सभी को पता होगा सार्क को हम दक्षेश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दक्षेश भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपके सामने छोटा सा वीडियो था। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं जो आपको जो तैयारी करवा रहा हूं ये आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार ही तैयारी करवा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, बोर्ड पेपर में 100% इनमें से क्वेश्चन आएंगे, इनको आप अच्छे से नोट करना। मैं आपके सामने 5 क्लास लेकर आऊंगा, बिल्कुल आप हमारे साथ ही बने रहना। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और भी आपके किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा दोस्तों। मैं आपके अनुसार आप जो कहेंगे उसी अनुसार मैं वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद।